सुप्रभात छात्र। हमने पहले वीडियो में समास का अर्थ, समास के दो भेद द्विगु समास और अव्ययी भाव समास का अभ्यास किया हुआ था। द्विगु समास यानी कि संख्यावाचक समास ऐसा भी हम कर सकते हैं, और अव्ययी भाव समास यानी कि जो जिसका पहला पद अव्यय हो वो। तो आज उसके तीसरे भेद कर्मधारय समास का अभ्यास करेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा जिस समास से तुलना या उपमा प्रकट की गई हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो जिस समास का उत्तर पद यानी कि दूसरा पद मुख्य हो, प्रधान हो, और जिसका पहला पद यानी कि पूर्व पद हो वह विशेषण हो और दूसरा पद उसका विशेष हो। विशेषण यानी कि जिस शब्द में कुछ विशेषता बताई गई है, जैसे कि लाल गाड़ी, तो यहाँ गाड़ी की विशेषता क्या है? तो लाल है, तो लाल है वह हमारे लिए विशेषण होगा और जो गाड़ी है वह विशेष्य होगा। तो इसका पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद है वह विशेष्य होना चाहिए। साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शब्द में तुलना और उपमा यानी कि उपमा अलंकार आता है ना, तो वह उपमा प्रकट की गई है। जैसे कि हम कहें तो चरण ब्रज, तो चरण यानी कि चरण की जो धूल होती है वह, तो चरण है वह हमारे लिए विशेषण नहीं है, ब्रज है वह विशेषण बनेंगे, लेकिन वह तो दूसरा पद है। तो यहाँ क्या है? तो उपमा प्रकट की गई है। तो ऐसे शब्द भी हमारे लिए क्या बनेंगे? कर्मधारय समास बनेंगे, जिसका दूसरा पद मुख्य हो और पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। और तीसरी शर्त क्या है? तो इसमें तुलना और उपमा प्रकट कीजिए हो, वह हमारे लिए कर्मधारय समास बनेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण है महाकवि। कवि वह विशेष्य है, लेकिन महा क्या है? तो उसकी विशेषता है। कवि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह इसमें किस कवि की बात की गई है? तो जो महान है वह कवि, तो महान है वह हमारे लिए क्या बना? तो विशेषण बना, इसलिए यह शब्द कर्मधारय समास बनेगा। देह लता यानी कि देह रूपी लता यानी कि वेल, तो जो लता है, जो देह रूपी, जो हमारे शरीर की तरह जो लता है उसकी बात की गई। इसमें लता विशेष्य को देह का विशेषण लगाया गया है, इसलिए यह भी कर्मधारय समास हुआ। आगे है सज्जन यानी कि सतजन, सत्य यानी अच्छा, जन यानी कि मनुष्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह कैसे मनुष्य की बात की गई है? तो अच्छे, जो बहुत सारे अच्छे होते, सच्चे होते, वैसे मनुष्य की बात की गई है, इसलिए सत्य उसका क्या है? तो विशेषण है। इसलिए महाकवि, देहलता और सज्जन ये सारे कर्मधारय समास बनेंगे। इसमें क्या याद रखना है? तो विशेषण और विशेष्य। अब उसका आगे का भेद है मध्यम पद लोपी समास। मध्यम यानी कि बीच का, पद यानी शब्द, लोपी यानी कि लोप, उसे निकाल देना, समास यानी कि समास। तो इसका क्या अर्थ बनेगा? कि बीच के शब्द को निकाल देने वाला समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबंधित शब्दों का लोप होता है, कि जब हम किसी शब्द का समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करते हैं तब उसमें जो पहला पद और जो उत्तर पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद होता है, उसके बीच में जो भी शब्द हो हम उसे निकाल दें तो वह मध्यम पद लोपी समास बनेगा। जैसे कि कमल के समान नयन, तो हमने कमल नयन किसे बनाया? तो पहला पद यानी कमल और दूसरा पद यानी कि अंतिम पद क्या है? नयन, तो वह हमारे लिए उत्तर पद बना। तो हमें कमल और नयन ये दोनों को रखा, लेकिन के समान है जो मध्यम पद उसे निकाल दिया, इसलिए वह हमारे लिए मध्यम पद लोपी समास बना। समास का विग्रह करते समय उन्हीं लुप्त पदों को शामिल कर दिया जाता है, उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। कि ऐसे समास जिसे समास करते हुए बीच में से निकाल देते हैं, और जब समास विग्रह करते हैं तो उसे ला देते हैं, तो ऐसे समास को हम मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे वन फूल, तो वन में खिलने वाला फूल,
यहाँ वन और फूल, तो इनमें पहला पद हमने पहला शब्द लिया और अंतिम शब्द लिया, यह दोनों को ही लिया, लेकिन जो में खिलने वाला है उसे हमें निकाल दिया, तब वन फूल बना ना यह। तो यह वन फूल है, वो वन मध्यम पद लोभी समास बनेगा। और आगे का है सिंहासन। सिंहासन यानी कि सिंह की आकृति वाला आसन। सिंह आया तो यह सिंह, आसन यानी कि, तो यह अ और यह आ को मिलाकर क्या बनाया जाता है, आ बना दिया जाता है, इसलिए यह हा हो गया। तो सिंहासन यानी कि सिंह की आकृति वाला आसन, तो की आकृति वाला पद है, हमें उसने निकाल दिया, इसलिए वह हमारे लिए मध्यम पद लोपी समास बनेगा। अब उसका आगे का भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समास का विग्रह करते समय पहले और दूसरे शब्दों के बीच और या अथवा अवयवों का प्रयोग किया जाता है, वह द्वंद्व समास कहते हैं। कि ऐसे समास जिसका उत्तर पद और पूर्वज पद दोनों मुख्य हो और दोनों के बिना अगर उसे एक को निकाल दिया जाए तो दूसरे का कुछ वजूद नहीं होगा, तो यह दोनों पद प्रधान होंगे। और जब हम दोनों पदों का समास विग्रह करते हैं तो उसके बीच में और या अथवा ऐसे अवयवों का प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए क्या बनेगा, तो अव्ययी भाव समास बनेगा। जैसे यहाँ सब दिया हो रात दिन, तो रात पूर्व पद है, दिन उत्तर पद है, लेकिन जब हम उसका विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, तो रात और दिन, तो यह बीच में और आया, तो और क्या है, तो यह अव्यय है। अगर दिन कहे, अगर हम ऐसा ही कहे तो और दिन, तो इसमें कुछ वजूद नहीं है, उसके साथ रात भी चाहिए, इसलिए रात और दिन दोनों पद हमारे लिए प्रधान है और समास का विग्रह करते समय हमें उसे और अव्यय का प्रयोग कर दे, इसलिए वह हमारे लिए क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आगे का है हार जीत। हार जीत का हम जब विग्रह करते हैं, समास विग्रह, तो उसके बीच में या शब्द आता है। अगर चाहेंगे तो हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन दोनों नहीं होगा एक साथ, इसलिए हार या जीत यह भी हमारे लिए क्या बनेगा, द्वंद्व समास बनेगा। और आगे का है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अभ्यास हम आगे के वीडियो में करेंगे।